राधे राधे, आप सभी को स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों, आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। यदि आप बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, ये जो चैनल है देवा सर क्लासेज, ये आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाला है, बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ ले जाने वाला है। देखिए, आपके पास समय बिल्कुल बहुत कम बचा है और इस कम समय में हमें वही चीज़ पढ़ना है जो हमारे पेपर में आए। यदि हम फालतू चीज पढ़ेंगे, यदि हम अपना समय फालतू चीज पढ़ देंगे तो भैया एग्जाम के दिन हमें रोना पड़ेगा या पछताना पड़ेगा या काफी टेंशन लेना पड़ जाएगा। इसलिए भैया, आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो, नहीं तो आप चेकआउट खुद कर सकते हो मेरे भाई कि चैनल पर सभी विषय की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है। ठीक है ना। 2 दिन वीडियो नहीं आया क्योंकि मैं कहीं और गया था, गाँव गया था, कुछ काम था, लेकिन अब आ चुका हूं और आप आ गया हूं तो जैसे पहले वीडियो अपलोड हो रही थी फिर वैसे ही वीडियो आपको मिलने वाली है। ठीक है ना। देखिए, आते हैं तब के लिए हल्का वीडियो में लेके आ गया हूं। क्लास 12 फिजिक्स के में 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं और ये ऐसे प्रश्न मेरे भाई जो हर बार पेपर में आने की गारंटी रखते हैं, हर बार पेपर में आते हैं। आप किसी भी साल का सेट उठा के देख लीजिएगा, कोई सा भी सेट उठा के देख लीजिएगा, 7 सेट बनते हैं, आप कोई सेट उठा के देख लीजिएगा, आप कोई भी सेट उठा के देख लीजिएगा, उस सेट में यहां से क्वेश्चन 100% बनेगा, 100% बनेगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन याद ना होगा तो उसे नोटबुक में नोट करके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो अब नहीं तो कब करोगे। गाना देख लोगे, फिल्म देख लोगे, लेकिन एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करोगे। यही तो है आपके अंदर बुरा हाल। ठीक है ना। चलिए यार, समझदार हो, आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको देना था जो कि मैं दे दूं। आज जो तारीख है वो तो छोड़िए, 15 जनवरी से आप लोगों के लिए श्रीजी क्लासेज पर, हमारे श्रीजी क्लासेज चैनल पर क्लास 10 की तैयारी बिल्कुल फ्री में टारगेट बोर्ड सीरीज के द्वारा कराया जा रहा है। ठीक है ना। यदि आपके छोटे भाई बहन है जो क्लास 10वीं में है, या दोस्त हैं जो क्लास 10वीं में, या दोस्त के भाई बहन है जो भी क्लास 10वीं में है, उनको बता दीजिए कि यूट्यूब चैनल पर श्रीजी क्लासेज चैनल पर, किस क्लासेज पर, श्रीजी क्लासेज पर क्या कराया जा रहा है, टारगेट बोर्ड सीरीज, ये जो कि फ्री में एक सीरीज लेके आया गया है और इस सीरीज के तहत क्लास 10 वालों की बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जा रही है। तो आप अपने दोस्तों को जरूर बता दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो 20 आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, ये 20 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय के रूप में आपके पेपर में पूछा जाएगा। किसके रूप में? अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर मैंने लिखा है कि किसी चालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश के पृष्ठ घनत्व कहते हैं। मतलब कोई पदार्थ ले लीजिए, कोई चालक ले लीजिए और उस पदार्थ के प्रत्येक एकांक क्षेत्रफल पर, यानी प्रत्येक छोटी सी छोटी जगह पर एक चालक ले लीजिए, एक पदार्थ ले लीजिए, उस चालक या पदार्थ के छोटी सी छोटी जगह पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है ना। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है Q बटा A। यहां पर Q क्या भैया, तो आवेश है, A क्या भैया, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल है, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश मतलब जिस आवेश का मान क्या हो, 1 हो, एकांक आवेश, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि एक वैद्युत क्षेत्र है। अब वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है? आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, उस क्षेत्र में हमने कोई और कण लेकर, कोई और आवेश लेकर रख दिया। अब उस क्षेत्र में कोई और आवेश लेकर रखने पर अब उस आवेश पर एक बल लगेगा, एक अपने तरफ से बल लगेगा। उसी बल को क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश रखने पर यदि उस पर बल लग रहा है तो उस बल को क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। ठीक है ना। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। यदि सूत्र की बात करें तो E बराबर F बटा Q। ई यहां पर क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। एफ क्या है? तो एफ यहां पर बल है। क्यू क्या है? क्यू यहां पर क्या है? आवेश है। ठीक है ना। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि गॉस की प्रमेय क्या है। गॉस की प्रमेय क्या है? तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला
किसी बंद पृष्ठ यानी ऐसा पृष्ठ जो चारों तरफ से क्या हो, बंद हो, से गुजरने वाला वैद्युत फलकस, वैद्युत फलकस क्या होता है भैया, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है ना। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं अर्थात वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के द्वारा परिपथ कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है ना। मतलब गॉस का प्रमेय कहता है ये जो फाई है, फाई मतलब विद्युत फ्लक्स, क्यू मतलब आवेश और क्यू नॉट मतलब तो आपको मालूम ही है, ठीक है ना। तो गॉस का प्रमेय कहता है कि जो क्यू नॉट बराबर होता है वो क्यू बटे ε0 के बराबर होता है। गॉस का प्रमेय कहता है कि फाई बराबर क्यू बटे E0 होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका चौथा क्वेश्चन, और चौथा क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव का परिभाषा दीजिए तथा इसकी विमा लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि जो वैद्युत विभव होता है वो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु को अनंत आवेश से लाने पर जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। ध्यान से समझिए, किसी आवेश को बहुत दूर से हम लेके आ रहे हैं, कहां पे लेके आ रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में लेके आ रहे हैं, तो वहां से लेकर वहां तक आने में लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है ना। वैद्युत भी बराबर होता है W/Q। भी यहां पर क्या है, वैद्युत विभव है, W क्या है, कार्य है, Q क्या है, तो Q आवेश है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए पांचवा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉन है, उसको एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर लेके जाना है, तो एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक ले जाने में जो आप कार्य कर रहे हो, इसी कार्य को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे, ठीक है ना। किसी एक इलेक्ट्रॉन को यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हो और उसको ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है उसे क्या बोलेंगे भैया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, तो वैद्युत किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या हो, बराबर हो, उसे समविभव पृष्ठ कहलाता है। कोई वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ हमने रखा है जिस पृष्ठ के सभी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है, समान है, उसे क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ बोलेंगे। मैं समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई एक पृष्ठ है, गोल पृष्ठ, इसके एक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान मान लीजिए 2 है, तो दूसरे बिंदु पर कितना होगा, 2 होगा, तीसरे बिंदु पर कितना होगा, 2 होगा, चौथे बिंदु पर कितना होगा, 2 होगा, पांचवें बिंदु पर कितना होगा, 2 होगा। यानी कि सभी के सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा, बराबर होगा, समान होगा, और ऐसे पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ बोलेंगे। एक बार और समझा देता हूं, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं का वैद्युत विभव क्या हो, बराबर हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ समविभव सतह के लंबवत होती है। सिद्ध कीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं समविभव सतह के लंबवत होती है। तो लिखेंगे कि चूंकि समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। समविभव पृष्ठ में अगर किसी आवेश को आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं तो उसका कार्य क्या होता है, शून्य। यदि कोई पृष्ठ है, वो पृष्ठ कौन सा पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है, यानी कि उसके विभव का मान क्या है, बराबर है, तो उस पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। जब किया गया कार्य शून्य होगा तो भैया जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो पृष्ठ के कैसे गुजरेंगी, लंबवत गुजरेंगी। बस इसका आंसर यही तो है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसी परावैद्युत पदार्थ के किसी परावैद्युत पदार्थ के वैद्युत दीर्घों से क्या तात्पर्य है। तो किसी परावैद्युत अथवा विद्युत रोधी के वैद्युत क्षेत्र में रखने पर इसके धन व ऋण आवेश के केंद्र पृथक पृथक हो जाते हैं। ध्यान समझिए,
किसी परावैद्युत अथवा विद्युत रोधी के परावैद्युत क्षेत्र में रखने पर इसके धन व ऋण आवेश के केंद्र पृथक पृथक क्या हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जिससे इनमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाते हैं। ऐसे परावैद्युत की ध्रुवता होना कहते हैं तथा इस घटना को वैद्युत ध्रुवता कहते हैं। ठीक है ना। किसी परावैद्युत या विद्युत रोधी के परावैद्युत क्षेत्र में रखने पर जो क्या होता है, धन होता है, जो ऋण आवेश होता है वो पृथक हो जाता है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को क्या बोला जाता है, वैद्युत ध्रुवता बोला जाता है। ठीक है ना। चलिए विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन के साथ दूरी में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन हो रही है और उसके साथ साथ यदि दूरी में भी परिवर्तन हो रही है तो इसी के दर को क्या बोलेंगे, विभव प्रवणता बोलेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन के साथ साथ यदि दूरी में परिवर्तन होगी तो उसे क्या बोलेंगे, विभव प्रवणता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विभव प्रवणता बोलेंगे। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या है। तो किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ का विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी चालक के जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, उसका व्युत्क्रम को क्या, यानी उसके उल्टा को क्या बोलेंगे, विशिष्ट चालकता बोलेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, विशिष्ट चालकता होता है। ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं कि किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम यानी उल्टे को उस पदार्थ का विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसकी इकाई जो होती है वो मोह मीटर इनवर्स होती है। ठीक है ना। विशिष्ट चालकता का सूत्र होता है विशिष्ट चालकता बराबर 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे सब क्वेश्चन पर क्वेश्चन तो आते ही हैं। यहां से ये जो सूत्र बन रहा है इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं और आप टेंशन मत लीजिए। मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूं, अति लघु क्वेश्चन 20 कराया, मैं आगे भी और 20 कराऊंगा। उसके बाद अति लघु समाप्त हो जाएगा, फिर मैं लघु उत्तरीय करा दूंगा, फिर मैं दीर्घ उत्तरीय करा दूंगा, फिर आप लोग के लिए जो डेरिवेशन है वो करा दूंगा, फिर जो आपका ये क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल उसे भी करा दूंगा। टेंशन आपको नहीं लेना है, सारा का सारा सुविधा इस चैनल पर है और बिल्कुल फ्री में। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप सोच रहे हैं कि सर कैसे तैयारी होगी, सर हम ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं, क्या ऑनलाइन से ही पढ़ के हमारे इतना नंबर आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। बस आपको यही काम करना है कि अपने फोकस के तरीके से अपने हिसाब से टेंशन लेकर पढ़ाई करनी है। बस ये नहीं, अब ये नहीं करना है सर ऑनलाइन पढ़ने में आलस बढ़ता है। सर अब बताओ यार, घर से उठकर कोचिंग जाने में आलस नहीं बढ़ता है। घर से उठकर कोचिंग जाकर पढ़ाई करो, पढ़ाई करके फिर घर आओ, फिर वहाँ का होमवर्क करो तो आलस नहीं बढ़ता है। घर में बैठे बैठे रजाई के अंदर मोबाइल निकाल कर रख दो और मोबाइल में लगा दो क्लास, आगे कॉपी कलम रख के पढ़ना चालू कर दो। उसमें आपको लाज लगती है और उसमें लाज की बात छोड़ो और उसमें आपको आलस बढ़ती है। क्या ही बोले यार आपकी मानसिकता, तो आलस तो बढ़नी नहीं चाहिए। मैं प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक विद्यार्थी को नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। जो मन में सोच रहा है मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप अपने ऊपर मत लीजिएगा प्लीज, और बुरा लगाओ तो सॉरी, कान पकड़ के सॉरी मेरे भाई, बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के श्रांति काल पर ताप क्रम के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। इलेक्ट्रॉन के श्रांति काल पर ताप क्रम के प्रभाव की व्याख्या करना है। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन के शांति जो काल है वो तापक्रम का प्रभाव क्या है, तो ताप बढ़ाने पर जो श्रांति काल होता है वो कम हो जाता है। यानी एक दूसरे के क्या ये है व्युत्क्रमणानुपाती, यानी कि एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज घटेगा। यानी ताप बढ़ेगा तो श्रांति काल क्या होगा, घटेगा। अगर ताप घटेगा तो श्रांति काल क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। चलिए यहां पर एमसीक्यू बनते हैं, बोल देगा कि ताप बढ़ने पर श्रांति काल होता है। ऑप्शन आएगा कम होगा, अधिक होगा, परिवर्तन नहीं होगा, या चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको लगाना होगा, तो आपको याद तो होना चाहिए ना मेरे भाई, तब ना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, 12 नंबर क्वेश्चन है कि धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता तथा विद्युत क्षेत्र के बीच परस्पर संबंध लिखिए। धारा घनत्व, विशिष्ट चालकता, विद्युत क्षेत्र के बीच क्या लिखना है, संबंध लिखना है। तो आप इसका सूत्र लिख दीजिए कि विशिष्ट चालकता बराबर होता है धारा घनत्व बटे विद्युत क्षेत्र। विशिष्ट चालकता बराबर होता है धारा घनत्व बटे विद्युत क्षेत्र। आप इसका परिभाषा खुद से बना के लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा कि विशिष्ट चालकता धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र के अनुपात के बराबर होता है। बटे में को क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि धारा घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात किसके बराबर होता है, विशिष्ट चालकता के बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि अनोमीय परिपथ से क्या आप क्या समझते हैं। देखिए एक होता है अनोमीय परिपथ और एक ओमीय परिपथ।
ओमीय परिपथ और अनोमीय परिपथ, तो इन दोनों को समझ लीजिए। वे परिपथ, और ध्यान दीजिए यहाँ पर अनोमीय परिपथ पूछा है ना, तो अनोमीय चालक भी पूछ सकता है, परिपथ की जगह पर चालक भी दे सकता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जो देगा वही लिखना है। वे परिपथ अर्थात वे चालक जिनमें ओम के नियम का पालन नहीं करते, अर्थात जिनके सिरों पर आरोपित विभवांतर भी तथा संगत धारा आई के अनुपात नियत नहीं रहता है, उसे क्या बोलते हैं? अनोमीय परिपथ कहलाते हैं। यानी वैसा परिपथ या वैसा चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, उसे क्या बोलते हैं? अनोमीय परिपथ बोलते हैं। वैसा चालक या वैसा पदार्थ जो ओम के नियम का पालन ना करे, उसे क्या बोलेंगे? अनोमीय परिपथ कहेंगे। और वे परिपथ या वे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? ओमीय परिपथ बोलते हैं या ओमीय चालक बोलते हैं। तो ओमीय चालक, ओमीय परिपथ जो ओम के नियम का पालन करे, और अनोमीय परिपथ या अनोमीय चालक जो ओम के नियम का पालन ना करे। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक व बीमा लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक व बीमा लिखिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है या ओम सेंटीमीटर होता है। ओम माइनस मीटर या ओम माइनस सेंटीमीटर, याद रखिएगा। ऑप्शन में एमसीक्यू पूछता है ना, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो ऑप्शन देगा ओम माइनस मीटर, दूसरा ऑप्शन देगा ओम माइनस सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन देगा ए व बी दोनों, चौथा ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको ए व बी दोनों मारना है, यानी कि सी नंबर मारना है, ठीक है ना। इसका बीमा सूत्र की बात करें तो ml के पावर 3, t के पावर -3 और a के पावर -2, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 15 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे दो पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता क्या हो? ताप बढ़ने पर घटती है। यहां ध्यान दीजिएगा, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या बढ़ता है। लेकिन यहां पर ऐसे दो पदार्थ का नाम लिखना है जिसका उल्टा हो, यानी ताप बढ़ाएं तो प्रतिरोध क्या हो जाए? घट जाए। वैसे पदार्थों का नाम लिखना है। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता जो होती है वो घटती है, कम होती है। तो याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रहेगा, याद रहेगा ना भैया? क्या याद रहेगा? कि वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता घटती है, क्या बढ़ाने पर? ताप बढ़ाने पर। कौन कौन है? जर्मेनियम और सिलिकॉन, याद रखिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जहां से एमसीक्यू भी बन जाते हैं मेरे भाई। ऑप्शन दे देगा कि बताइए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है। ऑप्शन आएगा सिलिकॉन, लोहा, जिंक या जर्मेनियम। तो भैया दोनों दे दिए क्या हम? चौथा लोहा मान लो। नहीं, फिर से ऑप्शन देता हूं। पहला रहेगा सिलिकॉन, फिर लोहा, कॉपर या एल्युमिनियम। तो कौन रहेगा भैया ऑप्शन सही? सिलिकॉन। जर्मेनियम भी दे देगा, सिलिकॉन भी दे देगा, तो दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? तो सेल की दोनों प्लेटों के बीच, सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल के अंदर दो प्लेट होते हैं, उन प्लेट के बीच जब वैद्युत धारा के प्रवाह, जब वैद्युत धारा का प्रवाह उत्पन्न होता है, वैद्युत धारा जब उत्पन्न होता है तो उसमें एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इसी अवरोध को क्या बोलेंगे? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब ही होता है रुकावट, और यहां पर आंतरिक यानी कि अंदर का रुकावट आंतरिक प्रतिरोध कहलाएगा मेरे भाई। समझने की कोशिश करो, प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, रुक जाए, उसे क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। और यहां पर आंतरिक यानी कि अंदर, तो भैया सेल के अंदर आने वाली अवरोध को या रोकने की क्रिया को क्या बोलेंगे? आंतरिक प्रतिरोध बोलेंगे। बस इतना आप ध्यान में रखिए और समझने की कोशिश कीजिए। चलिए एक मिनट, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो पहला, सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। इलेक्ट्रोडो बोले तो वो दोनों प्लेटों के बीच पर। सेल के बीच में, सेल के अंदर जो दो प्लेट होते हैं, उन्हीं प्लेटों को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड बोला जाता है। एक को एनोड, एक को कैथोड बोला जाता है, और दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड। यदि आप दोनों प्लेटों को एक साथ बोलना चाहेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड बोलेंगे। तो पहला जो है सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है? तो आंतरिक प्रतिरोध। दूसरा, वैद्युत अपघटय के घोल में इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भागों के क्षेत्रफल पर, यानी कि दो प्लेट होते हैं, उन प्लेट के बीच में एक घोल डाला जाता है। ठीक, घोल यानी कि दो पदार्थों को घोल के उसमें डाला जाता है। अब उन घोल में वो दोनों प्लेट कितना डूबे हुए हैं, कितना अंदर डूबे हुए हैं, इन बात पर निर्भर करता है। तीसरा, वैद्युत अपघटय की प्रकृति तथा सांद्रता पर, यानी जो आप घोल डाले हो उसमें
उसकी प्रकृति पर, वो किस प्रकार की बढ़िया या खराब है, और उसकी सांद्रता यानी कि उसकी मात्रा पर, कितनी आप ज़्यादा डालो या कम डालो या ठीक डालो, इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वैद्युत सेल के विद्युत वाहक बल का अर्थ समझाइए। तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा की गई ऊर्जा को क्या बोलते हैं, दी गई ऊर्जा को क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। मान लीजिए कोई परिपथ है, एक मिनट, मान लीजिए कोई परिपथ है। अब इस परिपथ में यहां पर सेल लगा हुआ है, यहां पर सेल लगा हुआ है। अब यहां से एक आवेश को लेकर आना और गति कराना है पूरे परिपथ में। तो अब इस सेल के द्वारा जितनी ऊर्जा दी जाएगी इस आवेश को गति कराने में, उसे क्या बोला जाएगा, विद्युत वाहक बोला जाएगा। एक आवेश को पूरे परिपथ में गति कराने के लिए जितनी ऊर्जा सेल के द्वारा दी जाती है उसे क्या बोला जाता है, विद्युत वाहक बल बोला जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किरचॉफ का धारा नियम लिखिए। तो किरचॉफ का धारा नियम किसी दृष्टि धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। ध्यान दीजिए, इस नियम के अनुसार यदि संपूर्ण धारा उस परिपथ में जितनी भी धाराएं बह रही हैं, पूरी वैद्युत परिपथ में जितनी भी धाराएं बह रही हैं, वो जिस बिंदु पर काटेंगी उस बिंदु पर पूरे धाराओं का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अल्फा आई बराबर 0 यानी कि समस्त धाराओं का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये किस नियम के तहत है भैया, तो किरचॉफ का धारा नियम के तहत है। इनका कहना है कि यदि किसी परिपथ में बहुत सारी धाराएं गति कर रही हैं तो जिस संधि पर, जिस बिंदु पर काटेंगी एक दूसरे को, वहां पर सभी धाराओं का मान क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। सभी धाराओं का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बस ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। किसका, एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, 2 वोल्ट है। एक सेल है, उसका विद्युत वाहक बल कितना है, 2 वोल्ट है। तो यह कथन का क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ है, तो इस कथन से यह तात्पर्य है कि यदि किसी परिपथ में उस सेल का जोड़ा जाए तो परिपथ में 2 वोल्ट की ऊर्जा प्राप्त होगी। याद रखिएगा, यदि कोई सेल है उसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है तो कितनी वोल्ट की ऊर्जा देगी, 5 वोल्ट की ऊर्जा देगी। यानी कि जितनी उसकी विद्युत वाहक बल होगी उतनी ही वो ऊर्जा देगी। यदि 3 है तो 3 वोल्ट की ऊर्जा देगी, 10 है तो 10 वोल्ट की ऊर्जा देगी। ठीक है ना। तो आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपसे रिक्वेस्ट है कि इन 20 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा अगली वीडियो आने से। अगली वीडियो में मैं 21 नंबर से शुरू करूंगा, 40 तक बता दूंगा, जिसके बाद आपका अति लघु का काम खत्म हो जाएगा। बस 40 अति लघु याद कर लीजिएगा। और यहां पर जो है वो बहुत आसान मैंने लिखवाया है, आप 2-3 बार इसको पढ़िएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, हमें जाने की याद दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।